नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम में नेताजी। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। आज न्यूज रूम में हमारे साथ जो शख्स है वो बिलासपुर से 2017 में पहली बार विधायक बने और योगी सरकार में मंत्री भी बने। अपने क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर एक पकड़ रखते हैं सिख समुदाय के बीच में। और आपको ये भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार में अकेले सिख मंत्री भी हैं। लोगों के बीच में जमीनी स्तर पर काम करना और अपनी एक अलग पहचान भी रखते हैं। योगी सरकार 2.0 में भी आपको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ था और अपने कामों को लेकर भी हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। आज हमारे साथ न्यूज रूम में जो शख्स हैं वो हैं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका न्यूज रूम में। सर, सबसे पहला सवाल कि राजनीति में आने के लिए कैसे सोचा आपने? देखिए, मैं राजनीति में जब मैं स्टूडेंट था कमाल यूनिवर्सिटी का, मैं नैनीताल में पढ़ता था, तो मैं वहाँ पे जब यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ तो जनरल सेक्रेटरी में वहाँ पे चुनाव लड़के बना था। तो उसके बाद जैसे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में आया, अपने निवास स्थान पे आया, तो मैं पॉलिटिकल लोगों के साथ मेरा मिलना जुलना हुआ। तो मैं एक्टिव था, स्टूडेंट की पॉलिटिक्स करी थी जी। तो मैं वहाँ पे जो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन हुआ करते थे उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे मैंने भारतीय जनता पार्टी, उस समय जब मैं आया था तो मैं किसी पार्टी में नहीं था जी। मैं एक स्टूडेंट की हैसियत से वहाँ से पढ़कर जब आया तो फिर जो विपक्ष के लोग थे, आंदोलन करते थे, तो उनके साथ में हिस्सा लेना स्टार्ट कर दिया। और फिर मैं बढ़ता चला गया। फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। 97 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और उसके बाद फिर मैंने 98 एंड 99 में मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष बन गया। और 2002 में मैं जाके भारतीय जनता पार्टी के जिला का महामंत्री बन गया जी। और उसके बाद फिर मैं 2005 में 2007 में मैं पार्टी के जिले का जिलाध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट रामपुर का बन गया। लगातार फिर इसके बाद फिर मैं 11 में जिलाध्यक्ष बना। तो ऐसे चलते चलते 2014 का जब चुनाव था तो मैं उस समय पार्टी का जिलाध्यक्ष था जी। माननीय अमित शाह जी हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। तो मैंने उनसे कहा, मैं 7 में भी 12 में भी मैं टिकट मांग रहा था, मगर टिकट हम लोगों को नहीं मिल रहा। और मेरी विधानसभा है कि पहले भी बहुत सारे सरदार चंचल सिंह जी रहे, सिख मिनिस्टर भी रहे, उनके बेटे सरदार दलजीत सिंह रहे मिनिस्टर। मेरी विधानसभा बिलासपुर पड़ती, डिस्ट्रिक्ट रामपुर की। ज्ञानी हरेंद्र सिंह भी रहे समाजवादी से MLA। तो मैंने कहा हमारी सीट जो है थोड़ा सा सिखों को और पूरी यूपी में सिखों को रिप्रेजेंट करती है, तो मुझे टिकट चाहिए, तो मैं जीत गया जी। तो उन्होंने फिर मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है 17 का आप तैयारी करिए। तो मैं 17 में मुझे टिकट मिला तो मैं जीता। और जीतने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उसमें मुझे राज्य मंत्री का, मैं सिंचाई मंत्री मैं बना और लगातार अपने 5 साल काम किया। और 2022 में फिर चुनाव आया तो फिर मैं जीता। और उसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर मैं बना। एग्रीकल्चर के साथ रिसर्च है, एजुकेशन है, ये मेरे पास वर्तमान में मेरे पास विभाग है और लगातार जनता की सेवा कर। बिल्कुल सर, अभी लोकसभा चुनाव हुए थे तो एक नैरेटिव सेट कर दिया था विपक्ष ने संविधान को लेकर, लेकिन अब जब हम उपचुनाव के नतीजे देखते हैं तो क्या लगता है जो वो नैरेटिव सेट किया था वो कहीं ना कहीं उसको आप लोग निकालने में कामयाब हुए और फिर 2027 को लेकर भी जो चीज़ें हैं वो भी बदलती हुई नज़र आ रही हैं? देखिए, मैं बताऊं, एक जो संविधान को लेके इन्होंने चर्चा करी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई विजन नहीं था, कोई निशाना नहीं था, कोई टारगेट नहीं था, कोई भविष्य की इनके पास कोई योजना ही नहीं थी, कोई इनके घोषणा पत्र भी लोग फर्जी समझते थे। तो इन्होंने देखा कि संविधान का एक मुद्दा किसी ने उठाया तो वो संविधान का चलने लगा, तो लोगों ने संविधान के एक चैप्टर को ज़्यादा पकड़ लिया। जहाँ तक संविधान की बात है, संविधान
लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग अनुशासित और संविधान को मानने वाले लोग हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की रचना करी तो भारतीय जनता पार्टी, ऐसे भारतीय जनता पार्टी थी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जितना कि जो अम्बेडकर की जितनी भी संपत्तियाँ थी, जितने भी जहाँ पे रहे थे, पढ़े थे, अपना वकालत करी थी, सब उन संपत्तियों को खरीद के म्यूजियम, लाइब्रेरी, इस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मतलब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन्होंने किया। और जहाँ तक संविधान की बात है तो संविधान को हमारी पार्टी अच्छी तरह से जानती है, पढ़े लिखे लोग हैं हमारे लीडर लोग, और पूरा ये लोग सिर्फ संविधान का हुआ दे के थोड़े टाइम के लिए लाभ जरूर लेना चाहते थे, उनको हल्का फुल्का लाभ इसका मिला भी, और जनता फिर समझ गई। अब आपने देखा कि 2024 के बाद ये हमारा यूपी में, तो यूपी की बात कह रहा हूँ, और मैं अगर देश की बात कह रहा हूँ तो उसमें हरियाणा भी चुनाव हुआ है, महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ है। ये सारी जगह पे भारतीय जनता पार्टी, जहाँ लोग कहते थे हरियाणा नहीं जीत पाएगी, महाराष्ट्र में इतनी सीटें नहीं आ पाएंगी, तो आपने देखा रिकॉर्ड तोड़ पिछले बार से और अपने बल, अपने दम पे हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। और अब इतना बड़ा मैंडेट देने के बाद सहयोगी पार्टियों के साथ भी 133 सीटें महाराष्ट्र में लेके नंबर 1 की पार्टी बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का सीएम बना। और मैं अगर कहूँ तो उत्तर प्रदेश की बात, 9 सीटों का चुनाव हुआ, जिसमें कि वही लोग थे, वही 2024 के लोग थे, मगर लोगों ने सारे डट के वोट दे के 9 में से 7 सीटें हमको देने का काम किया है। तो एक्चुअली जनता समझ गई है कि इनके पास खाली लिफाफे हैं, ये कुछ करने वाले नहीं हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, तो ये आधारहीन लोग हैं, इनका कोई विज़न नहीं है। तो इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे फिर से उन्होंने अपना पूरा विश्वास जता के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन्होंने ये सीटें देने का काम किया। एक सीट रह गई है, वो भी हम जीतेंगे। सर, अभी संभल हिंसा को लेकर काफ़ी सियासत हो रही है। देखिए, विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है कि ये सोची समझी साजिश थी जो सरकार और पुलिस ने मिलकर कराई है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है। देखिए, मैं वो फिर कह रहा हूँ कि अभी कि हम लोग संविधान के उससे बंधे हुए लोग हैं। एक कोर्ट ने सर्वे करने के लिए कहा तो हमारे जो वहाँ की पुलिस है या एडमिनिस्ट्रेशंस है, उन्होंने उसको सर्वे करने, कोई चीज़ उठा के तो लाए नहीं थे, सर्वे करने गए थे, और सर्वे आराम से हो देना चाहिए। कोई चीज़ आई है, कोई विषय आया है, तो उसको, उस विषय को क्लोज करने के लिए या उसकी जानकारी के लेने के लिए या उससे समझने के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं थी। मगर मैंने आपको देखा कि एक ही वर्ग जाके और सुबह पूरा शहर को मतलब लॉक कर देता है, बंद कर देता है, फायरिंग कर देता है, ईंट पत्थर दिखे। अगर उनका प्लान नहीं था तो ईंट पत्थर आपने देखे कहाँ से ईंट पत्थर आ गए, अपनी अपनी बिल्डिंगें तोड़ के उन्होंने लोग पुलिस पे बरसाना चालू कर दिए। तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है, तरीका नहीं है। अगर आप कोर्ट ने सर्वे के लिए कहा है तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट उसको स्टे करे या कोर्ट उसको डिले करे या कोर्ट उसको आगे के लिए डेट डाले, मगर खुद कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए जो उन्होंने लिया है। बिल्कुल। सर, आप एक लंबे समय से राजनीति में हैं और ख़ासतौर से आपके क्षेत्र को लेकर बात करें तो वहाँ के लिए भी आपने काफ़ी काम किया है। बिलासपुर की अगर हम बात करें, सिख बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वहाँ के सिख लोगों की भी आपसे कुछ नाराज़गी थी। अभी किस तरह की स्थिति है और क्या कुछ अपने क्षेत्र की अगर बात करें, वहाँ के लिए आपने क्या कुछ काम किया है? देखिए, मैं आपको बताऊँ शाही जी कि 2017 में मैं जब चुनाव लड़ रहा था, मेरे पहले 2 बार का कांग्रेस का एक विधायक था, उससे पहले समाजवादी का विधायक था, उससे पहले एक बहुजन समाजवादी का विधायक था। तो मैं जब चुनाव 2017 में लड़ने निकला तो मुझे टोटल सड़कें टूटी हुई मिली, बिजली की बुरी हालत थी, कोई नदियों पे पुल नहीं थे, कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई साधन नहीं था।
जैसे कि अनाथ एक विधानसभा होती है, इस तरह का वहाँ पे मुझे देखने को। तो मैं अब सुबह निकलता था और जहाँ मुझे 15 मिनट में पहुँच जाना चाहिए था वो मुझे आधे घंटा लगता था, जो मुझे 20 मिनट में पहुँच जाता तो मुझे 1 घंटा लगता। तो मैं कहता था भगवान ऊपर वाले हमें जिता दे तो ये सारी चीज़ें मैं दूर कर दूँगा। उससे मुझे पता नहीं था कि मुझे जीतना है या क्या होना है, जनता क्या करेगी। तो ऊपर वाले की निगाह सीधी थी, मैं जीता। मैंने सबसे पहले सड़कों का काम किया, और सड़कें भी ये नहीं कि उसको ठीक कराने का नहीं, सड़कें जो बड़ी बड़ी सड़कें थी उनको चौड़ीकरण के साथ काम कराने का। फिर मैंने मेन पुल बनवाने के 2017 और 2022 के बीच की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने छोटे छोटे बिजली घर बनाने का काम किया। फिर मैंने लड़कियों के लिए 3 इंटर कॉलेज और लड़कों के लिए 7 इंटर कॉलेज बनवाने का काम किया। फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से मुझे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज और एक IT कॉलेज मेरी विधानसभा को मिला। ये सारे काम मैंने 5 साल में करने का काम किया। तो जितना मैंने अपनी विधानसभा में कई 100 करोड़ का काम कराया है, ऐसे और किसी कोई कराए तो मेरी तुलना कर लें। तो मेरा मकसद यह है कि मैं अपनी जनता के लिए समर्पित हूँ, जनता के लिए मैं जनता के लिए बना हूँ, ना कि मैं अपने लिए बना हूँ। बिल्कुल। तो मैं जनता के लिए ही हमेशा, मैं यहाँ भी आता हूँ। एक मैं बहुत बड़ी बात आपको बता दूँ कि मैं मंत्री हूँ, मेरा एक प्रोटोकॉल भी है, मगर मैं कोई अपना प्रोटोकॉल नहीं रखता। मैं अपनी फाइल के लिए अगर किसी बाबू को भी टेलीफोन करना है तो मैं अपने उस बाबू को भी करता हूँ, MD को करना है तो MD को करता हूँ। मैं एक लेखपाल को भी काम करना होता तो मैं उसको भी टेलीफोन करता। तो मेरा कोई, मैं प्रोटोकॉल नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि जो जिस जनता का जो काम है वो होना चाहिए, चाहे कैसे भी हो। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके चलता हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जनता मेरे से प्रेम करती है, मैं जनता से प्रेम करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने करी हैं। सर, क्या आप धर्म में आस्था रखते हैं? और ये भी समझना चाहूँगी कि क्या धर्म और राजनीति को आपस में जोड़ना चाहिए या दोनों को अलग अलग रखना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, धर्म सबके अलग अलग होते हैं। मैं भी सिख धर्म को मानता हूँ, मैं सिख धर्म से ही रिलेटेड हूँ, और हमारे 10 गुरु हैं, और मेरे ख्याल से हमारे जितने भी गुरुज हैं वो, अब जैसे गुरु तेग बहादुर जी का ले लीजिए, अभी उनका शहीदी पखवाड़ा चल रहा है, तो उन्होंने अपने लिए कुर्बानी नहीं दी थी। उसने कश्मीर के पंडित ने आग्रह किया था कि हमारा यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, काट रहे हैं, मार रहे हैं, हमें हिंदू से मुसलमान बना रहे हैं, जो मुग़ल शासक थे, और हमारे जनेऊ उतारे जा रहे हैं। तो किसी धर्मार्थ ऐसा हो जो अपनी बलि दे, तो उससे ये सारी चीज़ें रुक सकती थी। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब उस समय खाली 9 वर्ष के थे, तो उन्होंने कहा कि पिताजी आपसे से बढ़ के क्या हो सकता है। तो उन्होंने दिल्ली आके शीशगंज में अपनी कुर्बानी दी और उस धर्म को बचाने का काम किया। तो मैं उस समाज से आता हूँ। बाकी मैं जो हूँ, मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को मानता हूँ, और बाकी मैं दूसरे भी, मेरा एक वो रहा है कि मैं 1982 से 83 से लेके मैं लगातार सुबह पाठ करता हूँ। पाठ करने के बाद मैं दूसरे भी देवी देवताओं को भी नमस्कार करता हूँ, सिर झुका के उनका भी पाठ करता हूँ। उसके बाद मैं कुछ लेता हूँ। मेरा सब में आस्था है मेरा जी। और सर, क्या राजनीति और धर्म को एक साथ जोड़ना चाहिए या दोनों को अलग अलग रखना चाहिए? क्या लगता है आपको? नहीं, राजनीति को धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, मगर हमारे कहते हैं धर्म बिना राजनीति नहीं चलती। मगर जहाँ पर बहुत सारा नहीं कि भी एक धर्म को लेके, क्योंकि राजनीति अलग अलग धर्मों की को साथ लेके चलने की बात होती है। तो धर्म अपनी जगह ठीक है, वो सबका अपना अपना धर्म है, उसको मानना चाहिए।
और राजनीति के लिए उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, जो किसी का भी कोई भी धर्म हो, वो आपको ईमानदारी, बेईमानी ना हो, किसी के साथ धोखा ना करना, ये हर ग्रंथों में, हर एक ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो वो हमें जो ये चीज़ें मिलती हैं वो अपने गुरुओं से और ग्रंथों से मिलती है, उनका पालन करके अपनी को राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर कृषि की बात की जाए, कहते हैं किसान हमारे अन्नदाता हैं। आप जिस क्षेत्र से आते हैं किसान वहाँ पर हैं, काफ़ी हैं। आपको क्या लगता है अगर कृषि क्षेत्र की बात की जाए, उसको और मॉडर्नाइज करने के लिए और क्या कुछ किया जाना चाहिए ताकि आने वाले समय में उसे बेहतर बनाया जा सके, और जो इनकम की बात होती है वो भी बढ़ सके, उसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? क्या इसको लेकर सरकार भी कुछ काम कर रही है? देखिए, ऐसा है, जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सत्ता संभाली थी, तो उनका एक विज़न था कि मैं किसानों की आय को दुगना करना है। और वो इस दिशा में जो जो उन्होंने बनने के बाद, चाहे स्वच्छता को लेके हुआ हो, चाहे योगा को लेके हुआ हो, या और किसी जिस चीज़ को उन्होंने एक मिशन बना के काम किया है, वो आप देख लीजिए कि किस तरह से विस्तार हो गया। और जहाँ तक किसानों का सवाल है, लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के MSP बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको सब्सिडी देने का काम कर। पहले क्या था, पहले दलालों के हाथ में था। माननीय मोदी जी के आने से और 2017 में योगी जी के आने से जो बीच की दलाली बट्टा था वो सारा खत्म हो गया। आप देखिए, सारी सब्सिडियाँ किसान के खाते में जाती हैं। और मैं यहाँ तक आपको बताऊं कि शायद आपके पास तो पूरे आंकड़े होंगे कि जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, क्योंकि MSP तो तय वही करते हैं, हम तो उत्तर प्रदेश में एक आंकड़ा बना के भेज देते हैं, तो पूरे प्रदेशों से आता है, तो उसको निकाल के फिर वो अपनी इस MSP को घोषणा करते हैं। तो उन्होंने लगातार, कभी मैंने इतिहास में नहीं देखा था कि लोग बढ़ाते थे, गेहूं का रेट 25 रुपये बढ़ा दिया, धान का 50 रुपये बढ़ा दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 से ऊपर बढ़ाने का काम किया। जहाँ पर मक्का है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, कोटू है, इस तरह के जो छोटी छोटी फसलें थी, उनको 300-400 बढ़ाने का पर क्विंटल MSP देने का काम कर। तो मेरा कहने का मतलब, किसानों, अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डाल दें 6,000 रुपये। आप देखिए ना कि भाई 6,000 एक छोटे से, चाहे उसके पास 2 बीघे हैं और चाहे 5 बीघे हैं, और उनको उनके घर पे उनको 6,000 का वो मिल रहा। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी 2017 में कि हम किसानों के 1 लाख तक का कर्जा माफ़ करेंगे। किसी सहायता केंद्र से ना लेते हुए भी उन्होंने 1 लाख तक का कर्जा माफ़ किया। 2022 में घोषणा करी उन्होंने कि हम बिजली के बिल माफ़ करेंगे, फ्री बिजली देंगे किसानों को। माननीय मुख्यमंत्री ने लागू करा। हर 5 हॉर्स पावर पे कम से कम 15,000 रुपये बिल आता है। बड़ी 10 की मोटर हो तो 25,000 आता है। तो ऐसे छोटे छोटे 10-15 हज़ार साल के बचाना, और 6,000 किसान नहीं देना, 20-25 हज़ार किसानों के खाते में चले जाना। और खाद का रेट सरकार ने बढ़ने नहीं दिया। बीजों पे सब्सिडी 80। और मैं आपको बता दूं कि जितनी किसानों को मशीनरी चाहिए उसके लिए 80% सब्सिडी है, 50% सब्सिडी है। सोलर पंप हम किसानों को दे रहे हैं, उसमें 60% सब्सिडी है। तो किसानों के लिए तो हमारी सरकारें लगातार काम कर रही हैं, और किसान खुश है। जो हो सकता है वो माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो मैं कहता हूँ किसानों के लिए हमारी सरकारें समर्पित हैं। सर, आपने बयान की बात की। अक्सर आपके बयान जो है वो चर्चा में रहते हैं। अगर राजनीति की बात की जाए तो ज़्यादातर लोग डिप्लोमैट ही होते हैं। तो क्या ये आपका शुरुआत से ये रहा था बेबाकपना, या राजनीति में आने के बाद ऐसा बदलाव हुआ? नहीं, मैं सत्य में विश्वास रखता हूँ। देखिए, एक झूठ बोलने के लिए या एक गलत बयान देने के लिए उसको 10 जगह, उसको 100 जगह उसको ठीक करना पड़ता है। मैं जो हकीकत होती है, मुझे कोई वो नहीं है मुझसे, मैं पार्टी के सीनियर लोग भी कह देते हैं। जब मैंने उस समय 2022 में बयान दिया था, तो मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे सीनियर्स दिल्ली से भी टेलीफोन कि मैं आप आइए, आप बात
करनी है। तो मैं गया तो मुझे कहा गया कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा है, अब जो सत्यता है वो मैं रोक नहीं पाता। आप भी यही बात कहने वाले हैं, मैं भी, और मैंने जरा ओपन कर दिया है। तो बात ये है कि भाई ये ठीक बात है, आप जो कह रहे हैं सर, बिल्कुल क्या कभी सत्य इस बेबाकी की वजह से खामियाजा भी इसका भुगतना पड़ा है होता है। बिल्कुल जी, देखिए आप ईमानदारी से कोई काम करेंगे और कहीं ना कहीं बाधा तो आती है, और उसका रिजल्ट जो दूरगामी होते हैं वो ठीक होते हैं। मगर लोग छोटी राजनीति में अपने आप को वो करते हैं। ये बात सही है कि नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। बिल्कुल सर, हमारे न्यूज रूम में कुछ सहयोगी हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। हाँ जी। सर, आप कृषि विभाग में मंत्री हैं। कहा जाता है कि डबल इंजन सरकार, योगी जी भी, मोदी जी का डबल इंजन सरकार किसानों की आय दोगुना कर रही है, लेकिन किसान आज भी आंदोलन कर रहे हैं, यूपी में भी कर रहे हैं, उनके आंदोलन दबा दिया जा रहा है, किसान आज भी परेशान है। तो सर, पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं, मतलब उनको डबल इंजन सरकार उनको फ़ायदा नहीं पहुँचा रही है, या फिर कुछ कमी रह जा रही है कहीं? देखिए, सरकार चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे राज्य की सरकार हो, किसानों के लिए समर्पित है। मैंने अभी कहा है कि किसानों के लिए कोई भी जो बीच के बिचौलियापन था उसको ख़त्म किया गया है। किसानों को प्रधानमंत्री जी की तरफ से किसान सम्मान निधि दी जा रही है। किसानों को 1 लाख तक का कर्जा जो था उसे माफ़ किया गया है। किसानों के ट्यूबवेल के बिल माफ़ किए गए हैं। किसानों के बीज में सब्सिडी, क्योंकि पहले ये था कि पैसे सब्सिडी पहले पूरे के पूरे पैसे जमा कराने पड़ते थे, सब्सिडी बाद में आती थी। आज किसान अपना अंगूठा लगाता है, सब्सिडी अपने आप खाते में आती है। उतने पैसे जमा करने होते हैं कि 50% बीज पे सब्सिडी है तो 50% जमा करें और अपना बीज ले जाए। आम किसान को कोई किसी तरीके से दिक्कत नहीं। किसान को माल ढोने में कोई दिक्कत नहीं है। किसान के गांव-गांव सड़कें बनाने का काम किया गया है। गांव-गांव में, बड़े गांव में मंडियां खुलवाने का काम किया गया है। और इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पर गांव को 18 घंटे दी जा रही है, 22 घंटे शहर में दी जा रही है, बड़े शहरों में 24 घंटे लाइट दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किसानों को सोलर के माध्यम से उनको सिंचाई के साधन मिल रहे हैं। किसानों को मशीनरी पे सब्सिडी सरकारें दे रही है, केंद्र की और स्टेट की। तो किसान को कहाँ दुविधा है? किसान कोई अपना विषय रखे आन के सामने। तो इतनी सुविधा होने के बाद भी मैं तो लगातार से 30-35 साल से सियासत कर रहा हूँ। इससे 2017-2014 से क्या होता था ये आप अंदाज़ा लगा लें, या किसी पार्टी का कोई लीडर अपोजिशन का, इस समय जो अपोजिशन है, जो सत्ता में रहे हैं, वो बताएं कि क्या किया है। सर, कुंदरकी सीट को लेकर सवाल है। क्या कुंदरकी की जीत ने बीजेपी को सरप्राइज़ किया, और इस जीत के क्या मायने हैं? क्या ये जीत नैरेटिव गढ़ने वाली है? देखिए, कुंदरकी का चुनाव जो हमारा प्रत्याशी लड़ रहा था, उसको पहले भी मुस्लिम वोट मिलता था, और आज भी उनको, जब उन्होंने सरकार के काम देखे, उस उम्मीदवार के काम देखे, और उन लोगों ने खुल के, क्योंकि उनकी जो समाजवादी की लोग थे, पार्टी थी, या कांग्रेसी लोग थे, या और किसी पार्टी के लोग थे, उनका आपस में बरचाव की लड़ाई थी, आपस की लड़ाई थी, जिससे कि जनता ने उनको नकार के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारे समाजों ने वोट देके इतनी बड़ी जीत हासिल की। ये एक काम का नतीजा है। सर, एक और सवाल। इस समय कई जगह से इस समय खबरें आ रही हैं कि मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। विपक्ष इसे धर्म के नाम पर सियासत बता रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, मेरी इसमें स्पष्ट राय है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आपने भी इतिहास पढ़ा है, मैं भी इतिहास पढ़ा हूँ। इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है कि जब जब मुग़ल शासन आए तो उन्होंने मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। जो ऐतिहासिक मंदिर थे, क्या अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर नहीं होना चाहिए था?
क्या मथुरा में श्री भगवान कृष्ण की जन्मस्थली वहाँ पर मंदिर नहीं होना चाहिए था? क्या बनारस में शिव जी का भगवान का मंदिर है, वहाँ मंदिर नहीं होना चाहिए था? ये तो मैं कहता हूँ कि उन लोगों को आगे खुद बढ़ना चाहिए, उन समाज के लोगों को, उनके धर्मार्थ गुरुओं को, उनके लीडरों को खुद आना चाहिए कि जहाँ जहाँ हमारे पूर्वजों ने गलती करी है उसको हम लोग सुधार करते और भाईचारे के साथ मिलकर इस काम को करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा उनका कद भी होता और उन पे भगवान या अल्लाह मियाँ कृपा भी करता। तो हमारे साथ आज न्यूज रूम में थे बलदेव सिंह औलख जी, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, और तमाम सवालों के जवाब उनसे लेने की हमने कोशिश की। न्यूज रूम में नेताजी के अगले एपिसोड में किसी नए नेता के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।